कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नीरजा माथुर जी, साथ ही मेरी गुरु माँ प्रोफेसर भारती गौरी जी एवं आदरणीय उपस्थित जन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है हिंदी उपन्यास के बाद जो हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य को समझने का एक माध्यम है, वो उत्कृष्ट माध्यम से माना जा सकता है। यह समय केवल साहित्यिक बदलावों का नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों का भी गवाह है। 1990 का दशक भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह दौर भारतीय राजनीति में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का था। इन परिवर्तनों ने न केवल समाज को बल्कि साहित्य को भी गहराई से प्रभावित किया। हिंदी उपन्यास जो समाज का दर्पण माना जाता है, इन परिवर्तनों को अपने कथानकों में समेटने में सफल रहा। अगर बात करें 1990 के दशक के भारत और हिंदी उपन्यासों की, तो 1990 का दशक भारत के इतिहास में बदलाव का एक विशेष कालखंड था। यह समय नई आर्थिक नीतियों का, तकनीकी विकास का और शहरीकरण का था। भारतीय समाज में एक ओर आर्थिक समृद्धि बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर असमानता और विस्थापन जैसी समस्याएं भी गहराने लगी थी। इस समय हिंदी उपन्यासों में इन बदलावों को बड़ी ही सजीवता से अभिव्यक्त किया था। डॉक्टर नामवर सिंह का एक कथन याद आ रहा है कि 1990 के बाद हिंदी उपन्यासों ने न केवल साहित्य को एक नया आयाम दिया बल्कि समाज के उन पहलुओं को भी उजागर किया जिन पर पहले कम ध्यान दिया गया था। 1990 के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों में विषय वस्तु में भी अभूतपूर्व विविधता देखने को मिली। इस समय के उपन्यास ने न केवल सामाजिक मुद्दों को लेकर लिखे गए बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों को भी अभिव्यक्ति दी। 90 के दशक के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण ने समाज को कई स्तरों पर प्रभावित किया। इस प्रभाव को हिंदी उपन्यासों में बड़ी सजीवता से चित्रित किया गया। उदाहरण के लिए अलका सरावगी जी का कलिकथा वाया बाईपास, यह उपन्यास शहरीकरण और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों के टूटने की कहानी है। इसका एक उदाहरण है कि शहर बदल रहे थे लेकिन इंसान पीछे छूट रहा था। बात की जाए महिला विमर्श और नारी सशक्तिकरण की, तो महिला विमर्श 90 के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों का एक महत्वपूर्ण विषय बना। इस समय महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी पहचान और उनके संघर्ष को साहित्य में एक हिस्सा बनाया गया। मैत्रेयी पुष्पा का इदम नामम, इसमें ग्रामीण महिला की स्वतंत्रता की खोज और पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। डॉक्टर सुधा सिंह ने इस उपन्यास के बारे में लिखा है, मैत्रेयी पुष्पा ने ग्रामीण महिला जीवन को जिस गहराई से प्रस्तुत किया वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। बात की जाए 90 के दशक के दलित चेतना और सामाजिक न्याय के बारे में, तो यह एक नई धारा के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह साहित्य न केवल दलित समाज की पीड़ा को दर्शाता है बल्कि उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन याद आता है। यह आत्मकथात्मक उपन्यास दलित समाज के संघर्ष और उनकी उम्मीदों की कहानी है। इसकी एक पंक्ति है कि हमने केवल समाज का हिस्सा बनने की कोशिश की लेकिन हमें हमेशा अछूत समझा गया। आगे चलकर 90 के दशक के बाद प्रवास एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा। ग्रामीण समाज से शहरी समाज में जाने वाले लोगों की संघर्ष, उनकी जड़ों से अलगाव और सांस्कृतिक टकराव को उपन्यासों में दर्शाया गया। जैसे संजीव जी का सूत्रधार, यह उपन्यास प्रवास और सांस्कृतिक टकराव के विभिन्न पहलुओं को सामने लाता है। हिंदी उपन्यास के नए आयामों में 1990 के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों में शैली और संरचना में भी बड़े बदलाव हुए। पारंपरिक कथा शैली से अलग हटकर नई तकनीकों और दृष्टिकोणों का भी उपयोग किया गया। जैसे कि अलका सरावगी जी के उपन्यास कथात्मक शैली में लिखे गए, संवादात्मक शैली में लिखे गए
जो पाठकों को अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ते हैं। 90 के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों की भाषा अधिक संवादात्मक, सहज और आधुनिक हो गई। अब लेखक उस भाषा का उपयोग करने लगे जो पाठकों के जीवन के करीब थी। आत्मकथात्मक शैली की अगर बात करें तो 1990 के दशक में हिंदी उपन्यासों में एक नई पहचान बनी। इस शैली में लिखे गए उपन्यासों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन की कहानियों को बताया, बल्कि समाज के व्यापक मुद्दों को भी उभारा। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन और मेरा बचपन मेरे कंधों पर रमणिका गुप्ता जी का, यह एक विशेष उदाहरण है आत्मकथात्मक शैली का। आगे जो प्रमुख उपन्यासकार हुए और उनके जो योगदान हुए, वो 1990 के बाद हिंदी उपन्यासों में कई और महत्वपूर्ण रूप से सामने आए। उन्होंने न केवल पारंपरिक विषयों को चुनौती दी, बल्कि साहित्य में नए विचार और दृष्टिकोण भी लाए। अलका सरावगी का कलिकथा, वाया वाई पास, शेष कादम्बरी, उनकी रचनाओं में शहरीकरण, समाज और व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को बड़ी गहराई से प्रस्तुत करता है। मैत्रेयी पुष्पा जी का इदम नामम चाक, ग्रामीण महिला जीवन और उनके संघर्षों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन दलित चेतना को मुख्य धारा में लाने का श्रेय लाता है। साथ ही संजीव जी का सूत्रधार, प्रेत कथा, सामाजिक और सांस्कृतिक टकरावों को उपन्यास के केंद्र में रखकर लिखा गया है। आगे अगर वर्ग संघर्ष और असमानता की बात की जाए तो रामदरश मिश्र जी का दोजक उपन्यास जो है असमानता और वर्ग संघर्ष की कहानी कहता है। राही मासूम रजा जी का टोपी शुक्ला, ये सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे वाला उपन्यास रहा है। 90 के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों को लेकर कई विद्वानों ने भी अपनी राय दी है। जैसे मैनेजर पांडे जी का कथन कि 90 के बाद हिंदी साहित्य सामाजिक आंदोलनों और वंचित वर्गों की आवाज बनकर उभरा। वहीं अरविंद कुमार जी ने कहा कि हिंदी उपन्यास वैश्वीकरण और आधुनिकता के प्रभावों का सबसे जीवंत चित्रण है। वैश्वीकरण ने साहित्य के पाठक वर्ग और लेखन शैली दोनों को प्रभावित किया। इसने साहित्य को अधिक संवादात्मक और आधुनिक बनाया। हिंदी उपन्यासकारों ने वैश्वीकरण के प्रभावों को न केवल समाज पर बल्कि व्यक्तिगत संबंधों पर भी दर्शाया। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 90 के बाद का हिंदी उपन्यास न केवल साहित्य का नया अध्याय है, बल्कि समाज, राजनीति और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। इन उपन्यासों ने परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी और नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया। जैसा कि नामवर सिंह जी ने कहा था, साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। 90 के बाद के हिंदी उपन्यास इस कथन का सबसे सटीक उदाहरण है। समय कम है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनु पांडे जी। अभी आपने